नमस्कार मित्रों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सबसे से बात करने के लिए आज सुबह मैंने बात की थी छोटी सी, वो लगभग 16-17 मिनट का हुआ था। और अभी मैं आप लोगों से बात करने के लिए मैं विशेष रूप से कांग्रेस पे आया हूं, क्योंकि कांग्रेस बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और आगे की कांग्रेस की रणनीति क्या है क्या नहीं है ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मात्र 19 सीटें जीत पाई। उसके लिए उनके जो घटक दल है उसमें काफ़ी आलोचना की और उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस के मुख्य नेता हैं वो कोई कैंपेनिंग के लिए राहुल गांधी को छोड़ के नहीं आया, और राहुल गांधी भी आए तो मात्र 3 दिन, मात्र 6 सभाएं की, 70 सीट पे चुनाव लड़े, 6 सभाएं की। तो हमें नहीं लगा कि वो सीरियस हैं और जीत के लिए लड़ रहे हैं, बस लड़ रहे हैं। और उसके बाद अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी अपनी एक पुस्तिका उन्होंने लिखी अपने जीवन के ऊपर। तो उसमें उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी जो लिखी है उसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी खुल के आ रही हैं और 1-2 दिन से कंटिन्यूसली ये चर्चा चल रही है उनके किताब के ऊपर, राहुल गांधी के बराक ओबामा जी के पुस्तक के ऊपर। और उन्होंने जो अपने किताब में लिखा है वो वाकई यहाँ के जो राजनीतिक विश्लेषक है बहुत हद तक भाजपा भी कहते रही है। और ओबामा जी की जो अपनी किताब है, जो किताब है द प्रॉमिस्ड लैंड, ये प्रॉमिस्ड लैंड उनका बुक है। और 2011 में जो कांग्रेस का भारत की सत्ता पे थी, उस टाइम मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस टाइम ओसामा बिन लादेन के मारने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था यूएस ने। तो इस ऑपरेशन की जानकारी उन्होंने एक टिप्पणी लिखी कि अगर हम इस ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान को देते, सरकार को, तो हमारी वो नाकाम हो जाती। तो ये भी एक ये है टिप्पणी में उन्होंने डाली है। और तो हम आते हैं फिर कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस से बेसिकली ब्रिटिश काल से ही कांग्रेस भारत में आई और भारत में पहला जो क्रांति हुआ 1857 की, जो सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, तो उसके बाद कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, ये 28 दिसंबर। और ये बेसिकली बंगाल मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को ध्यान में रख के ही इसका गठन किया गया था। और इसमें बेसिकली संभ्रांत लोग जो कहे जाते हैं, उच्च वर्ग के जो भारतीय थे, एक ब्रिटिश A.O. ह्यूम जी थे, उनके साथ मिलकर के, और ह्यूम जी जो थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे और प्रमुख सदस्य में से एक थे। और उन्होंने इसकी स्थापना की और दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा इसमें शामिल थे कांग्रेस के गठन में। और अभी भारत में जैसे कि आप सबको पता है कि 2 मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये 2 मुख्य रूप से पार्टियां हैं और कांग्रेस जो है अभी बहुत बुरी स्थिति में है। बुरी स्थिति कहा जाए कि वो विपक्ष के नेता अपना नहीं बना सकती, ये स्थिति उनकी है और अपने दौर की सबसे बुरी स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस कामोवेश लगभग 50 सालों तक भारत पे उन्होंने राज किया है और
कुछ गठबंधन में रह करके, कुछ जो है डायरेक्टली उन्होंने काम किया है। और आज जो उनकी लोकसभा सीट, जो भारत में लोकसभा 545 सीटों के लिए होती है, उसमें मात्र 52 सीट 52 सीट उनके पास है। राज्यसभा सीटों की संख्या देखा जाए तो 245 में 50 सीटें हैं। तो ये है कांग्रेस की बेसिक इनकी अपनी स्थिति। और कांग्रेस की जो विद्यार्थी शाखा है, जो NSUI, जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, यूथ शाखा जो है इंडियन यूथ कांग्रेस कहते हैं, महिला शाखा को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कहते हैं, और श्रमिक शाखा को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन इंटक के नाम से जाना जाता है। ये है कांग्रेस का। ये आज़ादी के बाद देखा जाए तो कांग्रेस मुख्य राजनीतिक पार्टी के तौर पे थी। आज़ादी के बाद गांधी जी ने सलाह दी थी कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, एक नई पार्टी के रूप में अपना कार्य, लेकिन वो भंग नहीं किया गया। और आज़ादी से लेकर के 2014 तक बीच के 6 साल का कार्यकाल को माइनस कर दिया जाए वाजपेयी जी का, तो कांग्रेस का यहाँ पे भारत में उन्होंने है, और जिसमें वो 6 टाइम जो है पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। हम अपने होशो हवास में देखें तो एक नरसिम्हा राव का जो काल था, कांग्रेस का पूर्ण बहुमत की सरकार थी और काफ़ी माने अच्छा वर्क हुआ था। उसी टाइम उदारीकरण की दौर आई थी, बहुत सारे पॉलिसी चेंजेज आए थे। उससे पहले कंप्यूटर क्रांति हमारे राजीव गांधी जी लाए थे। नो डाउट उन्हें युवाओं का देश बनाने में उनका बड़ा योगदान, युवाओं की भागीदारी दी, और युवाओं का जो मतदान का वो है वो कम किया, एज कम किया, 21 से घटा करके उन्होंने 18 कर दिया। तो ये उन्होंने किया। और कांग्रेस के अगर इतिहास से देखा जाए तो अपने काल से ही वो एक समृद्ध वर्ग की पार्टी रही, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और वो अपने कंफर्ट का राजनीति की है कि हमें सत्ता के इर्द गिर्द रहना है, लेकिन उसमें चेंजेज आए हैं। जब लाल बाल पाल ये 3 जब कांग्रेस में आए और उन्होंने बाल गंगाधर तिलक का था पूर्ण स्वराज का, यहाँ से कांग्रेस का टर्न आता है। लेकिन जैसे ही टर्न आता है तो यहाँ पे 2 दल हो जाता है, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल में ये तीनों थे, आपको लाल बाल पाल, जिसमें लाल बाल लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता है, और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 थे, ये गरम दल के सदस्य थे। और नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौर जी। दादा भाई नौर जी नो डाउट संस्थापक सदस्य हैं। और गरम दल का शुरू से ही मांग रहा है पूर्ण स्वराज का, और उसी पर उन्होंने काम किया। लेकिन कांग्रेस का जो रहा है वो पूर्ण स्वराज नहीं मांगते थे, वो हिस्सेदारी मांगते थे सत्ता में, और सत्ता में उन्होंने हिस्सेदारी लेकर के उन्होंने काम किया। लेकिन जैसे जैसे समय काल बीतता गया, 1916 आते आते कांग्रेस में नरम और गरम दल दोनों एक साथ आए, और लखनऊ बैठक में ये फिर दोनों एक साथ खड़े हो गए, और होम रूल आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई। ब्रिटिश राज में भारत अपने डोमिनियन स्टेट माने कि अधिराजकीय पद उन्होंने का डिमांड किया। तब तक गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी। गांधी जी एक जननायक रूप में उभर चुके थे, क्योंकि 1915 में गांधी जी का आगमन भारत हुआ, और कांग्रेस में यहीं से बदलाव का कार्य, बदलाव तो लाल बाल पाल से ही शुरू हो गया था, लेकिन गांधी जी आने के बाद वो शुरू हो गया। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनको काफ़ी जबरदस्त समर्थन मिला। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ। इसके पश्चात गांधी कांग्रेस के महासचिव बने। उनके मार्गदर्शन में जितने कुलीन वर्ग की संस्था जो हमारी ये कांग्रेस थी, धीरे धीरे आम लोग जनों से कनेक्ट होना शुरू हो गया। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधान, ये भी कुलीन वर्ग के ही थे इनके। तो
जन सामुदायिक संस्था बनी, तत्पश्चात यहाँ पे नई पीढ़ी के नेता आना शुरू हुआ। जैसे कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू, वो तो मोतीलाल जी के तरफ से, लेकिन हम जहाँ तक मैं देखता हूँ, मेरी जहाँ तक समझ है, नेहरू का उतना मुख्य रूप से योगदान नहीं है जितना कि सरदार वल्लभ भाई। लेकिन हर किसी का योगदान महत्व रखता है, हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं कि नेहरू जी का योगदान नहीं है। लेकिन जो संघर्ष बाल गंगाधर तिलक, चाहे और भी गोवलकर को लोग कहते हैं कि देशद्रोही है, वो ये किया वो किया, लेकिन गोवलकर का जो योगदान रहा, 20 साल तक काला पानी की सजा होती, तो उसका योगदान को हम छोटा नहीं कर सकते हैं, कहने को कुछ भी कहे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्था से जुड़े, महादेव देसाई, सुभाष चंद्र बोस आदि शामिल हुए। ये लोग बड़े, ये सुभाष चंद्र नो डाउट गरम दल के थे, गांधी जी से बाद में उनकी नहीं पड़ती थी और काफ़ी समन्वय बैठाने की कोशिश किया, अंत तक नहीं हो पाया। तो ये है कांग्रेस। और गांधी जी ने कांग्रेस में बहुत बदला। जब तक गांधी थे, कांग्रेस आम जन की पार्टी थी, इसमें कोई अंत नहीं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस कहाँ गई? सारा खेल यहीं से बिगड़ा। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले एक कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी गांधी जी के काल में थी, उनका चुनाव होता था और जो उसका अध्यक्ष चुना जाता था वही आज़ादी के बाद देश का प्रधानमंत्री बनता। लेकिन इसमें भी एक झोल है। जब चुनाव हुआ तो सारे कार्यकर्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना अध्यक्ष चुना और गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल पर प्रेशर दिया, बताया, समझाया और वो रिजाइन किए और नेहरू जी की एंट्री हुई। और यहाँ से शुरू हुआ राजनीति, आज़ाद भारत की राजनीति। आज़ाद भारत की राजनीति में कांग्रेस एक मुख्य दल के रूप में थी और जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ ये दल राजीव गांधी तक लगभग कांग्रेस में गांधी परिवार का शासन रहा। बीच में हम 1-2-4 साल छोड़ दें, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए ये लोग, उसके बाद फिर गांधी के नरसिम्हा राव जी आए, उसके बाद मनमोहन सिंह आए। तो नरसिम्हा राव नो डाउट एक अलग कांग्रेस को एक सही दिशा देने का प्रयास किया, लेकिन कमोबेश वो टोटल कांग्रेस गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही। उसका नतीजा ये हुआ कि जो अपने प्रधानमंत्री काल में नरसिम्हा राव किए, उनको अंत में भुगतना पड़ा। जो होता है कि गांधी परिवार से बड़ा कोई कद नहीं होता। ये कांग्रेस की परिपाटी है और कांग्रेस का पतन का मुख्य कारण भी यही है। कांग्रेस के नेताओं को बेशक समझ में नहीं आ रहा हो, और जब आज़ाद हुआ तो वो युग गांधी युग कहलाया और नेहरू युग। नेहरू जी के बाद कुछ अपनी छाप सत्ता पे छोड़ी तो वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए, ताशकंद समझौते हुए उस दौरान वो रशिया ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। वो एक विवादास्पद कह सकते हैं। उसके बाद इंदिरा युग का आरंभ हुआ, जिसमें लोकतंत्र का गला भी घोटा गया और जिस तरह अंग्रेजों में एक जन आंदोलन हुआ, उसी तरह कांग्रेस के लीडर ही कांग्रेस के विरुद्ध लड़े। जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया हो, ये सारे लोग इसके इंदिरा गांधी की नीतियों और उनके मनमाने के विरोध लड़े, आवाज़ उठाई और उन्होंने इंदिरा को इसमें पस्त भी किया। और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद क्योंकि जो लड़ाई थी उसमें बहुत सारे दल टूट के एक साथ इकट्ठा हुए, जनसंघ वगैरह जितने सारे जनता दल, एक पार्टी बनी और वो सत्ता में आया। और उसमें सब अलग अलग मंच से आए थे, तो सबकी वैचारिक अलग अलग थी, क्योंकि वो विरोध में आए थे, सत्ता कांग्रेस हटाना था तो इसलिए आए थे। लेकिन वो सत्ता को संभाल नहीं पाए और बीच में ही वो टूट गया। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आई और
अपने कार्यकाल को दोबारा चुन के पूर्ण बहुमत से आई और आगे कंटिन्यू की। और इसके बाद कांग्रेस की जो मुख्य रूप से जो थे गांधी काल में पोस्ट सेवाएं, शिक्षा, सुरक्षा, घरेलू मामले और विदेश नीति, ये उनका मुख्य रूप से था। इसके इर्द गिर्द ही टोटल होता था। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कांग्रेस हमेशा सुविधा की पॉलिटिक्स, राजनीति की है। सुविधा के राजनीति इन द सेंस इस तरीके से कि वो एक हम तुष्टिकरण जो आज जानते हैं, तुष्टिकरण की नीति, इस वर्ग को संतुष्ट करो, उस वर्ग को संतुष्ट करो, मुस्लिम को मैंने कह दो संतुष्ट करने के। लेकिन देखा जाए तो उस संतुष्टि के कारण में, तुष्टिकरण में मुसलमान को डराया भी गया है। बहुत सारे दंगे हुए हैं और उस दंगे में मुसलमान को डराया भी गया है। वो कांग्रेस ने किया है। वो साम दान भेड़ जो तीनों चारों राजनीति होती है वो हुआ था की है। और कांग्रेस काल में जो लोकतंत्र की कैसे हत्या होती है चुनाव में, वो सारे काम कांग्रेस में काल में हुए हैं। जो बूथ कैप्चरिंग से लेकर के और मतों का फेरबदल, ये सब कि वो कांग्रेस काल में हुई है। और इंदिरा गांधी जो रायबरेली से हारी थी लास्ट टाइम, तो उनको जब वहाँ का जो उनका प्रतिद्वंदी खड़ा रह गया लास्ट टाइम तक, तो उस वजह से वो हार गई। तो ये है कांग्रेस। और कांग्रेस आज भी देखिए उसका पॉलिसी, ना वो कांग्रेस शुरू से ना दक्षिण में रही है ना वाम में रही है, हमेशा सेंट्रल की राजनीति की है। सेंट्रल की राजनीति, हर किसी का एक पक्ष होता है, उस पक्ष पे काम करता है और सबको साथ लेकर के राजसत्ता को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये कांग्रेस का पक्ष नहीं रहा है। वामपंथी को भी उन्होंने कुछ मलाई दे दी, पद उखाड़ गए, शांत हो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस का गुणगान कर रहे हैं। इधर दक्षिण पंथ को उन्होंने रखा, जो पलड़ा पे भारी होता था उसको कुछ न कुछ दे देते थे, वो पलड़ा फिर, और इस तरह से वो शासन व्यवस्था अपने चलाते रहे और आगे कंटिन्यू रहे। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज का यहीं पे विराम देता हूं और आगे की चर्चा मैं कल करूंगा। लगभग 17 मिनट का बातचीत हो गई है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।